हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा मित्र पर। आज की हमारी क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो कि पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे हैं। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो स्पेशली पॉलिटिकल साइंस से नेट और जेआरएफ की एग्ज़ाम और इसके अलावा आरएस मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। और इसी कड़ी में हमने आज की हमारी क्लास में करंट अफेयर्स के दो टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, जिनमें से हमारा सबसे पहला टॉपिक है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, और दूसरा हमारा टॉपिक है अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण अर्थात सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज मीन्स ओबीसीज। तो ये हमने दो टॉपिक्स में शामिल किए हैं और ये जो टॉपिक्स हैं ये मई 2020 से जनवरी 2021 के बीच के टॉपिक हैं और ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम इन टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं। और आगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित और आगे के जो बिंदु हैं उन पर हम अपनी आगे की कक्षाओं के अंदर चर्चा करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास और हमारा पहला टॉपिक है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है, यानी राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति को हमने इसमें क्यों शामिल किया है। तो देखिए, राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए एजी पेरारीवलन की जो सज़ा है उसे परिहार करने की याचिका तमिलनाडु के राज्यपाल के पास में 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित चल रही है, यानी काफ़ी लंबे समय से 2 वर्ष से है उनके पास में है, जिस पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। तो पहला कारण तो इसका ये बनता है। दूसरा कारण इसका है कि हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिए अपनी क्षमादान की शक्तियों का उपयोग किया था। तो इस प्रकार से दो कारण ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और करंट अफेयर्स के लिहाज से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो अब हम क्षमादान के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम बिंदुवार अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंदर भारत के राष्ट्रपति को जो कुछ व्यक्ति अपराधी जो होते हैं उन्हें क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को ये शक्तियां दी गई हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, किन किन मामलों में ये मतलब क्षमादान की जो शक्तियां हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं, इनकी शक्तियों का विस्तार क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को किस जो अपराध है दोष सिद्धि होने पर उसकी जो दंड है उसमें कमी कर सकता है या उसे क्षमा कर सकता है। देखिए, जैसे संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, यानी संसद के द्वारा कोई ऐसी विधि निर्मित की गई है जिसके विरुद्ध किसने अपराध किया है तो उसमें दिए गए दंड के अंदर राष्ट्रपति उसे क्षमादान दे सकता है। दूसरा, सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड में कोर्ट मार्शल जो किया जाता है जो सैन्य न्यायालयों के अंदर, उनमें भी जो राष्ट्रपति है उन्हें सज़ा से मुक्त कर सकते हैं। तीसरा है, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, यानी मृत्युदंड अगर किसी को दिया गया है तो उसे क्षमा करने की जो शक्ति है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ही है और किसी के पास नहीं है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। तो देखिए, राज्यपाल की शक्तियां हैं क्षमादान की, उनमें थोड़े कुछ हद तक उसमें अंकुश लगाए गए हैं। जैसे कि जो राज्यपाल है सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सज़ा को क्षमा नहीं कर सकता, इस सज़ा को केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही क्षमा किया जा सकता है, राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति को दी गई है, जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन राज्यपाल के पास में यह शक्ति नहीं है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि यदि कोई किसी राज्य की विधि के अंतर्गत भी मृत्युदंड की सज़ा निर्धारित की जाती है तो भी राष्ट्रपति के पास में उसे क्षमा करने की कोई शक्ति नहीं होती है। अर्थात राष्ट्रपति ही मृत्युदंड की सज़ा को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं
जो ये शक्तियाँ हैं इनमें कौन कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट शामिल किया गया है क्षमा, जिसे पार्डन कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत अपराधी को पूर्णतः माफ़ी दी जाती है, क्षमा दे दी जाती है और वह दंड और दोष सिद्धि दोनों से मुक्त कर दिया जाता है। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है और साथ ही दोषी को सजा, दंडादेशों और निर्हरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपराधी को पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाता है, उसे किसी प्रकार की आगे सजा ही नहीं होती है। दूसरी शक्ति है इस क्षमादान की जो शक्ति है उसमें दूसरी शक्ति आती है लघुकरण, यानी कम्यूटेशन। लघुकरण वह शक्ति है जिसका अर्थ है कि सज़ा की प्रकृति को बदलना, अर्थात जो भी सज़ा दी गई है उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना, अर्थात जो सज़ा की प्रकृति थी उसमें परिवर्तन किए जाने की जो शक्ति है उसे लघुकरण कहा जाता है। तीसरी जो शक्ति है राष्ट्रपति की क्षमादान की वह है परिहार, जिसके अंतर्गत दंड की जो मात्रा है उसे उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना, यानी दंड की जो मात्रा है उसमें कमी की जाएगी लेकिन उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे कि 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। यहाँ पर प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल उसकी अवधि में परिवर्तन हुआ है। चौथी जो शक्ति है वह है विराम, यानी रेस्पाइट। विराम के अंतर्गत किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम करना या उसकी प्रकृति को बदल देना, जैसे कि गर्भवती महिलाओं के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना या फिर शारीरिक अपंगता के वजह से अपराधी की जो सज़ा है उसमें परिवर्तन करना। और इसका जो आखिरी पॉइंट है वो है प्रविलंबन, यानी रिप्राइव। इसके अंतर्गत जब तक क्षमा या लघुकरण का निर्णय नहीं दिया जाता हो तो उस समय तक सज़ा को रोक दिया जाता है, उसे सज़ा को टालने की प्रक्रिया से संबंधित है। जैसे कि फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है तो उसके अंतर्गत प्रविलंबन नाम की जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है उसका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल राज्य विधि के अंतर्गत अपराध के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है और दंड का स्वरूप बदल सकता है और दंड की अवधि को कम कर सकता है। ये राज्यपाल की शक्तियां हैं। हालांकि जो राज्यपाल है उसके पास मृत्युदंड की सजा को निलंबित, परिहार या उसका लघुकरण तो कर सकता है लेकिन उसे पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता, यानी मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। वह केवल इस स्थिति में उसका निलंबन, परिहार या उसका लघुकरण ही कर सकता है। अब हम बात करते हैं भारत और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के मध्य तुलना। तो जैसा कि हमने अभी बात की थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिए अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग किया था। अब देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास में संघीय अपराधों से संबंधित सजाओं को क्षमा करने या लघुकरण करने का संवैधानिक अधिकार है और यह असीमित शक्ति है और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि जो संविधान के द्वारा, अमेरिका के संविधान के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को संघीय अपराधों से संबंधित सजाओं को क्षमा करने या लघु करने का संवैधानिक अधिकार दिया गया है। असीमित शक्ति से तात्पर्य है कि यह शक्ति जो है वह राष्ट्रपति अपने अपने विवेक से उसे उपयोग में लेता है और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अर्थात इसमें कोई संसद के अंदर, कोई अमेरिकी संसद में कोई प्रस्ताव ला करके इसकी जो शक्ति है इसे कम नहीं किया जा सकता है। और यह असीमित इसलिए बताई गई है क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वह पूर्णतः अपने स्वविवेक का जो प्रयोग करते हैं इस शक्ति का प्रयोग करने में। जबकि हम भारत की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति हैं वे स्वविवेक से इस शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसका प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। यानी वे मंत्रिमंडल की सलाह पर उन्हें ऐसा करना होता है और इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किया गया है। उनके पास में जो हमने अभी बात की, जैसे क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण करने के अधिकार उन्हें दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति को ये कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन अधिकारों का प्रयोग वे मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं।
तो ये तो था हमारा पहला टॉपिक। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, जो है अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण, यानी सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो टॉपिक है वर्तमान में किस वजह से चर्चित है। तो देखिए, हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसीज के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी। यानी ओबीसी के लिए उपवर्गीकरण के लिए जो मुद्दे की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था, उसके कार्यकाल को विस्तृत कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, वर्ष 2017 के अंदर ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ध्यान दीजिए, न्यायाधीश का नाम है जी रोहिणी, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, और उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित किया गया था। अनुच्छेद 340, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये आर्टिकल क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो अनुच्छेद 340 जो है उसके तहत जो ये अनुच्छेद 340 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, उसे यह शक्ति प्रदान करता है कि वह पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति हेतु सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर सके। यानी यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, ये भारत के राष्ट्रपति का अधिकार है। अब हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। पृष्ठभूमि के अंतर्गत सबसे पहले हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे मंडल आयोग। क्या है मंडल आयोग, इसके बारे में देखते हैं हम। तो देखिए, वर्ष 1979 में 1979 के अंदर मोरारजी देसाई सरकार ने जो बीपी मंडल नाम के एक व्यक्ति थे, इनकी अध्यक्षता में एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन उनके द्वारा किया गया, मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल के द्वारा की गई थी। अब देखिए, इसमें क्या था। इस आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 3743 जातियां हैं जिनकी पहचान की गई, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई थी। ध्यान दीजिए, 3743 जातियां ऐसी थी जो कि पहचानी गई, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी थी, और इन्हीं को ओबीसी कहा गया। अब हम बात करते हैं जनसंख्या में उनके भाग की। तो जनसंख्या के अंदर ये लगभग 52% जनसंख्या के हिस्से को कवर करती थी, और इस 52% हिस्से के अंदर एससी और एसटी इनको शामिल नहीं किया गया था। यह जो आयोग है, इसने ओबीसी के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की जो अनुशंसा की थी, सिफारिश की थी कि ओबीसी के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए। तो ये हमने बात की मंडल आयोग, उसके गठन, ये आयोग क्या था, इसका गठन किसने किया, और इसके अध्यक्ष कौन थे, और इसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स के बारे में हम जान रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से हम बात करें तो संपूर्ण जो आरक्षण है, जो कंप्लीट आरक्षण जो है, वो कहाँ पहुँच गया, वो 50% तक पहुँच गया। और इसके अंदर जो एससी का यानी शेड्यूल्ड कास्ट, जिसे अनुसूचित जाति कहते हैं, इसके अलावा एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब मीन्स अनुसूचित जनजाति, और तीसरा आ गया ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेज। इन सभी के कुल जो आरक्षण है, इन सभी को अगर हम मिला देते हैं तो ये जो आरक्षण है वह कितना हो गया, 50% हो गया, 50% हो गया। अब देखिए, इसके 10 वर्ष के बाद में, 10 साल बाद में क्या होता है, वर्ष 1990 में, यानी ये जो रिपोर्ट है इसकी, वो 1980 में आई, और इसके 10 साल बाद में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। और उसके बाद में, इसके एक ही वर्ष बाद में, नरसिम्हा राव की सरकार ने भी इसमें 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए, जिसमें पहला परिवर्तन ये बताया गया, उन्होंने पहली प्रस्तुति ये थी कि जो 27% का जो बैकवर्ड क्लासेज का जो आरक्षण है, उसमें इस क्लास के, इस वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता दी जाए, जैसे कि आर्थिक आधार पर एक आरक्षण दिया जाए। दूसरा इसमें बताया गया, दूसरा इसमें जो परिवर्तन करना चाहा गया वो क्या था, वो ये था कि जो 10% का जो अतिरिक्त आरक्षण है, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए गरीब लोगों के लिए, और इसमें विशेष रूप से उच्च जातियों के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग थे,
उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा की गई। अब इसकी न्यायिक समीक्षा की गई और उसमें जो 10% का जो अतिरिक्त आरक्षण दिया गया सवर्ण जातियों को, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और उसे निरस्त कर दिया गया। लेकिन जो 27% आरक्षण, जो ओबीसी का जो 27% आरक्षण था, उसे यथावत रखा गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसकी संवैधानिक जो स्थिति है उसे बरकरार रखा गया। तो ये था मंडल आयोग की जो रिपोर्ट। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में एक वाद आता है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद जो आया, उसमें क्या होता है कि जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई और इसके आधार पर जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया, इसके विरुद्ध एक याचिका लगाई गई इंदिरा साहनी नाम के व्यक्ति के द्वारा। और ये जो विवाद हुआ, इसका जो फैसला आया, इसमें न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए। जो निर्णय था उसके प्रमुख बिंदुओं की हम चर्चा करें तो सबसे इसका पहला बिंदु था अनुच्छेद 16(4). देखिए, अनुच्छेद 16 जो लोक नियोजन में अवसर की समानता, इस अनुच्छेद का जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो इसके अंतर्गत कहा गया जो अनुच्छेद 16(4) है वो अनुच्छेद 16(1) का विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं। एक ही क्षेत्र का तात्पर्य है समानता लाने का जो क्षेत्र, समानता स्थापित करने का क्षेत्र, इसी में कार्यरत हैं। और इसी आधार पर जो ओबीसी का 27% आरक्षण था उसे वैध घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा इसमें फैसले का दूसरा प्रमुख बिंदु था वह यह था कि जो आरक्षण है उसकी जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके आरक्षण की जो सीमा है वो 50% ही रहे, उससे अधिक न की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी इस फैसले में कि जो पदोन्नति है उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी जाए, पर पदोन्नति है उसमें आरक्षण हटा दिया जाए। चौथी बात इसमें कही गई कि जो पिछड़ा वर्ग है यानी बैकवर्ड क्लासेज हैं उसमें क्रीमी लेयर को अपनाया जाए। अब क्रीमी लेयर क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम कि जो मंडल आयोग की जो अनुशंसाएं थी उनका लाभ सबसे पिछड़े समुदाय को प्राप्त हो, इसके लिए जो इंदिरा साहनी का जो निर्णय था इसमें क्रीमी लेयर का मानदंड लागू किया गया था। और इसमें बताया गया कि जो 8 लाख रुपए उससे अधिक वार्षिक आय वाले एक परिवार को ओबीसी के मध्य क्रीमी लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसलिए वह आरक्षण के लिए पात्र नहीं होना चाहिए, उसे आरक्षण के लाभ से अनिवार्यतः वंचित किया जाना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दे दिया, अपना फैसला दे दिया, तो इस निर्णय को अप्रभावी बनाने के लिए सरकार ने अपने संविधान में कुछ संशोधन किए। और वो संशोधन क्या थे? सबसे पहले हम बात करते हैं 76वें संविधान संशोधन की। तो 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में तमिलनाडु के अंदर जो 69% आरक्षण जो तमिलनाडु के सरकार के द्वारा अपने राज्य के लोगों को 69% जो आरक्षण दिया गया था, जो कि 50% की सीमा से काफ़ी ज़्यादा था, उस आरक्षण को इस संविधान संशोधन के माध्यम से वैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो संविधान संशोधन किया सरकार ने, वो था 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। और इसके माध्यम से अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 16 में जो 16(4), अनुच्छेद 16 के अंदर 16(4) का स्थापित किया गया, इसे स्थापित किया और जिसमें पदोन्नति में आरक्षण को वैध बनाया गया। इसके बाद में जो अगला जो संविधान संशोधन किया गया वो था 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। वर्ष 2000 में यह अधिनियम आया और इसमें प्रावधान किया गया कि आरक्षित वर्ग की जो 50% की जो सीमा है उसमें पूर्व वर्ष की रिक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह फैसला दिया गया और न्यायालय के निर्णय को अप्रभावी सरकार के द्वारा बना दिया गया। अब देखिए, इसके बाद में ओबीसी के उप वर्गीकरण का विचार आता है। तो इस विचार के अंतर्गत जो वर्ष 1955 की जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी, उसने ओबीसी को पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदायों में उप वर्गीकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके बाद में वर्ष 1979 के अंदर जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जो मंडल आयोग की अध्यक्षता के अंदर जो आयोग गठित किया गया था, उसकी रिपोर्ट में एक सदस्य थे जो जिनका नाम था एल आर नाइक।
उन्होंने एक असहमति नोट के द्वारा मध्यवर्ती और दमित पिछड़े वर्गों में उपवर्गीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके बाद वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, उसने प्रस्ताव किया कि ओबीसी को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। कौन कौन सी श्रेणियां? देखिए, सबसे पहली थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग समूह है। सबसे पहली श्रेणी थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग समूह है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज या ईबीसी, जिसे ग्रुप ए बी कहा गया, इसमें उन समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए जो कि ओबीसीज के भीतर भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं, और इन समुदायों में आदिम जनजातियां, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां भी सम्मिलित हैं जो अपने पारंपरिक व्यवसायों में संलग्न हैं, यानी अपने परंपरागत व्यवसायों को आज तक करते आ रही हैं। दूसरी इसमें कैटेगरी बनाई गई अधिक पिछड़ा वर्ग, जिसे समूह बी कहा गया, अर्थात मोर बैकवर्ड क्लासेज, एमबीसी, जिसे ग्रुप बी के नाम से जाना गया। तो देखिए, इसके अंतर्गत व्यावसायिक समूह शामिल होंगे जो कि अपने पारंपरिक व्यवसायों को जारी रखे हुए हैं। और जो तीसरा और अंतिम जो इसके अंदर जो विभाजन था, श्रेणी थी, वो थी पिछड़ा वर्ग समूह है, यानी बैकवर्ड क्लासेज, जिसे ग्रुप सी के नाम से जाना गया। तो देखिए, इसके अंतर्गत तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ वर्ग शामिल इसमें किया गया। और एनसीबीसी के अनुसार जो 11 राज्य हैं, जिनके अंदर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु, इन राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी का उपवर्गीकरण किया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। तो देखिए, अब तक का जो अनुच्छेद 338 है, उसी के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास, एनसीएससी, इसके द्वारा ओबीसी से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता था। यानी ओबीसी की जो जितनी भी शिकायतें थी, उनका समाधान करता था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी अनुच्छेद 338 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसके बाद में ध्यान देने की बात यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत एनसीबीसी का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत क्या किया गया? एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में एनसीबीसी केवल ओबीसी सूची से जातियों में ओबीसी जो सूची है उसमें जातियों को शामिल करने और उससे हटाने और आरक्षण के लाभ से इन जातियों को पृथक करने वाली जो क्रीमी लेयर है, उसकी आय के स्तर को निर्धारित करने की अनुशंसा कर सकता है। यानी इसके जो अधिकार है वर्तमान में वो यही है। अब हम बात करते हैं 102वें संविधान संशोधन अधिनियम की, जो कि 123वां संविधान संशोधन अधिनियम 123वां संविधान संशोधन विधेयक भी कहा जाता है। तो देखिए, इसके माध्यम से जो एनसीबीसी है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। एनसीबीसी को इसमें संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और यह अधिनियम इसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आयोगों के समान अधिकार प्रदान करता है। जैसे एससी और एसटी के लिए जो अलग अलग आयोग बने हुए हैं, उनके समान ही एनसीबीसी को भी अधिकार दिए गए। ओबीसी से संबंधित वैसे कार्य जो पहले जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा निष्पादित किए जाते थे, एनसीएससी जो कार्य पहले करता था ओबीसी के लिए, वो कार्य अब इस नए आयोग यानी एनसीबीसी को सौंप दिए गए थे। और इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 342A और अनुच्छेद 366 इन दोनों में भी परिवर्तन किए गए थे। एक तो अनुच्छेद 342A में परिवर्तन किया गया और इसके अलावा अनुच्छेद 366 में परिवर्तन किया गया। देखिए, अनुच्छेद 342A क्या है? इसके अंतर्गत जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची से संबंधित अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 366 संविधान में प्रयुक्त होने वाली कुछ परिभाषाएं इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो इनमें भी इस 102वें संविधान संशोधन में परिवर्तन किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार जो एनसीबीसी है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त 5 सदस्य शामिल होते हैं। उनका कार्यकाल और उनकी सेवा के शर्तें, इन सभी को राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है।
इस आयोग के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो आयोग है कौन कौन से कार्य करेगा, देखिए सबसे पहली बात, आरक्षण लागू ना होने, आर्थिक शिकायतें और हिंसा आदि से संबंधित शिकायतों के मामले में नागरिक इस आयोग के समक्ष अपनी जो समस्याएं हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये अधिनियम प्रस्तावित आयोग, जो ये अधिनियम है, कौन सा अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये जो अधिनियम है इस एनसीबीसी को अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित होने की शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है और इसे एक दीवानी न्यायालय के समान मुकदमे चलाने और किसी को सम्मन जारी करने, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की अनुमति भी इसे प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख कार्य हैं जो इस आयोग के द्वारा पूरे किए जाते हैं। तो इसी के साथ में आज के हमारे दोनों टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो आपको अगली क्लासेस में मिलते रहेंगे। तो इसीलिए आप इन क्लासेज को लगातार देखते रहें, संपर्क में बने रहें और जो हमारा मनोबल है उसे बनाते रहें। थैंक यू।